तो स्टूडेंट्स आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, जो जूते बनाने का काम करती है। ठीक है, आपका बिजनेस है जूता बनाने का। तो आप जो ये ऐसा जो जूता बनाते हैं, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ऐसा एक जूता बनाने में 500 रुपये आपको खर्चा आता है। ठीक है, सब चीज़, बिजली का, मटेरियल का, ठीक है, वर्कर लोगों का, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं सबका वो मिला के जो लागत आई, ठीक है, ये जूता बनाने में वो 500 रुपये आई। ठीक है, तो ये फैक्ट्री कारखाने में बनाया गया ये जूता। ठीक है, और इसकी जो पूरी लागत आई तो वो 500 रुपये आई। तो मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, आप या कोई भी जो कारोबार करता है, कारखाना चलाता है, वो अब वहां से तो बेचता नहीं है, वो फिर मार्केट में अपना माल भेजता है ना। अलग अलग दुकानों में माल जाता है ना। तो मान लीजिए फिर ये जूता जो है वो मार्केट में गया। ठीक है, ये जो है आपका जूता जो है, या किसी ने भी जो कारखाने फैक्ट्री में बनाया था, तो वो मार्केट में चला जाता है। वो जूता अलग अलग शोरूम में, है ना, अलग अलग दुकानों में बेचने के लिए, है ना। क्योंकि लोग जो है वो दुकानों से ही तो लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, मार्केट जाके दुकानों से लेते हैं। तो ये मार्केट पहुंच गया जूता। अब क्या होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था 500, उसमें थोड़ा और जुड़ जाता है और थोड़ा ज्यादा में बिकता है ये जूता फिर। तो जो यहाँ पे मार्केट में, दुकान में जिस कीमत पे ये जूता बिकता है, ठीक है, तो उसको मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस कहते हैं। अंकित मूल्य, बाजार मूल्य या सूची मूल्य। ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो ओरिजिनल जो इसकी जो प्राइस थी, ठीक है, पहले जो इसका मूल्य था उससे कुछ बढ़ के यहाँ पे मूल्य हो जाता है। ठीक है, दुकान में तो मान लीजिए 500 से बढ़ के 750 में बिक रहा है दुकान में। मतलब इस पे स्टिकर लगा दिया, चिपका दिया, ठीक है, एमआरपी जो होता है, ठीक है, वो लगा दिया। तो ये अब जूता 750 में बिक रहा है। फिर अब इसके बाद क्या होता है, कोई ग्राहक आता है दुकान पे और ये जूता वो खरीद लेता है। ठीक है, दुकानदार जो है ये जूता बेच देता है ग्राहक को। ठीक है, सोल्ड टू कस्टमर। ठीक है, ये जूता। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी दुकान वाले लोग क्या करते हैं, कोई डिस्काउंट या बट्टा या छूट लगा के देते हैं ग्राहक को। इसका क्या मतलब होता है, डिस्काउंट, बट्टा या छूट, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि दाम तो ये लिखा था इस जूते का, ठीक है, स्टिकर लगा के, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस या बाजार मूल्य ये था 750 रुपया। लेकिन वो जो है कुछ डिस्काउंट लगा के देते हैं, यानी कि कुछ कम करके देते हैं। 750 का नहीं, मान लीजिए 700 रुपये में ये कहते हैं कि भाई हम 700 रुपये में दे रहे हैं, डिस्काउंट में दे रहे हैं आपको, आप ले लीजिए पैसा। ठीक है, तो इससे कस्टमर भी खुश हो जाता है कि 750 की चीज 700 में मिल रही है। ठीक है, तो इसे डिस्काउंट कहते हैं या बट्टा या छूट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए इस ग्राहक को ये जूता बेच दिया गया कितने में, 700 रुपये में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो हो गया वो 700 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मूल्य हैं। ठीक है, 500, 750 और 700, ये आपको ध्यान रखना है इस पूरी कहानी में। ठीक है, तो जो लास्ट में ये जो ग्राहक को बेच दिया गया ये जूता कितने में, 700 रुपये में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आइए देखते हैं ये जो अलग अलग मूल्य लिखे हैं इनके बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो 750 लिखा था मैंने यहाँ पे बीच में, जो कि मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस होता है, इसे एमआरपी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इस 750 को। ठीक है,
और ये 500 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये 700 जो है इधर ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, तो अब जो है मैंने अभी बीच में भी बताया था कि जब दुकानदार जो है वो इस कस्टमर को, इस ग्राहक को साढ़े 700 रुपए से कुछ कम करके देता है, 700 रुपए में यहाँ पे दिया जूता, ठीक है, तो इसको डिस्काउंट कहते हैं, या बट्टा या छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है, बट्टा या छूट जिसे हम कहते हैं, तो वो ये एमआरपी जो है, एमआरपी माइनस एसपी होता है। हम ये एमआरपी को एमपी भी बोलते हैं, मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो एमआरपी माइनस एसपी या फिर एमपी माइनस एसपी भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, आप ये इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये याद रखना है कि एमपी पहले आता है, फिर माइनस करके एसपी बाद में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एमपी ही तो बड़ा है, एमपी का जो मूल्य है, ये जो मूल्य है, अंकित मूल्य है, ये इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तभी तो इसको कम करके बेचा गया थोड़े से कम भाव में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बड़े को छोटे से माइनस करते हैं ना, तो इसलिए एमपी आगे है और एसपी पीछे है, तो एमपी माइनस एसपी हो गया। अब आपके पास तीन चीज है, डिस्काउंट, एमपी और एसपी। तो क्वेश्चन में तीन में से वो दो चीजें दे सकता है और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी, जो कि आप आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो आइए, ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो छोटी सी कहानी जो अभी हमने देखी, तो इस पे डिस्काउंट जो हुआ, बट्टा या छूट जो हुआ, वो कितना हुआ, आइए कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एमपी की जगह 750 रख दिया, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस जो था, अंकित मूल्य जो था वो 750 था, और जो लास्ट में जो सेल किया था ये जूता ग्राहक को, असली में जो बेचा जो था वो कौन से कीमत पे बेचा था, 700 रुपए में, तो एसपी जो है वो 700 था, तो इसलिए 750 माइनस 700 जो है 50 रुपए हो गया। तो ये जो है डिस्काउंट हुआ है, हमें मिला स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम अगला निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट प्रतिशत, वो कितना होता है, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट ये डिस्काउंट परसेंट है अब, ठीक है, बट्टा प्रतिशत है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर एमपी माइनस एसपी आता है और डिवाइड बाई एमपी करना होता है और 100 से गुणा करना होता है और फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है, परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको वही ध्यान रखना है हमेशा कि नीचे क्या चीज आती है, तो नीचे बेस वैल्यू आती है, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी यानी कि एमपी या मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य इस पे दी गई ना, डिस्काउंट जो है, बट्टा या छूट जो है वो इस पे दी गई है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए डिस्काउंट में नीचे जो है वो एमपी आता है। ठीक है, हम वो लगाते हैं कि भाई एमपी से कितना डिस्काउंट हुआ प्राइस, ठीक है, मूल्य एमपी से, ठीक है, अंकित मूल्य से कितना नीचे गिरा दाम, ठीक है, तो इसलिए एमपी नीचे होता है। ठीक है, तो आइए ये जो एग्जांपल है इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंट या बट्टा या छूट प्रतिशत कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, एमपी की जगह 750 हो जाएगा, माइनस एसपी, एसपी हमारा 700 था, तो ऊपर तो 50 हो जाएगा, है ना, 750 माइनस 700 50 हो जाएगा, और नीचे जो है वो एमपी है, तो 750 हो जाएगा और इंटू 100। तो आइए करके देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने वैल्यूज पुट करी रखी इसमें, तो एमपी की जगह 750 माइनस एसपी हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 700 था, ठीक है, तो 750 माइनस 700 ऊपर हो जाएगा और पूरे को 750 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, तो ये 6.67% आ गया। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट प्रतिशत इतना हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिशत का भी सिंबल है, तो ये प्रतिशत निकालने का तरीका हमने देख लिया, और ये जो है डिस्काउंट कितने रुपए हुआ था, डिस्काउंट कितने रुपए बट्टा हुआ था, सिर्फ वो
निकाला था हमने यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर रुपए निकालने का डिस्काउंट इन रुपीज, और फिर ये नीचे डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मार्कअप देख लेते हैं। ये मार्कअप क्या चीज होती है? मार्कअप तो जो जूता जो आपके कारखाने में बना था, फैक्ट्री में बना था, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य जो था 500 रुपए था, और जब वो मार्केट में चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है मार्केट में, तो उसकी एमआरपी या एमपी, ठीक है, वो 750 रुपए हो गई थी, ठीक है। एमआरपी या एमपी एक ही बात है, ठीक है। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, और एमआरपी को मतलब हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 750 रुपए था, ये एमआरपी या एमपी या अंकित मूल्य या बाजार मूल्य था, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं कि जो क्रय मूल्य जो था 500 रुपए, उससे बढ़ गया है ना, मूल्य बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस से बढ़ के एमपी जो है मार्केट प्राइस हो गया 750 रुपीज, ठीक है। तो ये जो दाम बढ़ा ना, ये जो कीमत बढ़ी, इसको मार्कअप कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्कअप को हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मार्कअप क्या हो गया? एमपी माइनस सीपी हो गया। ये बड़ी वैल्यू थी 750 माइनस ये छोटी वैल्यू 500, ठीक है। तो 750 माइनस 500 जो है ये 250 रुपए आ गए, ये मार्कअप हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्कअप परसेंट क्या होता है, मार्कअप प्रतिशत क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मार्कअप परसेंट भी देख सकते हैं, प्रतिशत कितना होता है, ये एमपी माइनस सीपी पूरे को डिवाइडेड बाय सीपी कर देना होता है, और फिर इंटू 100%, ठीक है। तो वैसे ही सीपी नीचे आता है डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के हिसाब से सोचते हैं, है ना, कि कितने का मूल्य कितना बड़ा, वो हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के को दिमाग में रख के सोचते हैं। तो इसीलिए नीचे सीपी आया, सीपी के रिलेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वही एमपी की जगह 750 रख दिया, यहाँ से वैल्यू, ठीक है, 750 एमपी की जगह रख दिया, और फिर माइनस सीपी जो है 500 हो गया। सीपी जो है हमारा 500 था, और पूरे को डिवाइडेड बाई 500 कर दिया इंटू 100%। तो पूरे ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आया? 50, और फिर प्रतिशत का सिंबल लगा देना है, तो 50%। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी कहानी थी, इसमें जो मार्कअप था वो 250 रुपए था, ठीक है। और मार्कअप परसेंट या मार्कअप प्रतिशत 50% था, और मार्कअप को हम एम से लिखते हैं, मार्कअप के प्रतिशत को हम एम परसेंट से लिखते हैं। और अब यहाँ पे दूसरे साइड हम देख लेते हैं डिस्काउंट की बात। तो जब मार्क प्राइस से जब थोड़ा मूल्य घटा के 700 रुपए में जब बेचा था, तो इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को हम डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट 50 रुपए था, 750 माइनस 700 50 रुपए, और यहाँ पे अब नीचे डिस्काउंट प्रतिशत देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को हम डी से डिनोट करते हैं, डी से लिखते हैं, और यहाँ पे डिस्काउंट प्रतिशत यानी कि डी परसेंट कितना निकल के आया था? 6.67%। तो स्टूडेंट्स, ये देखते हैं टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ क्या हुआ। तो सबसे शुरुआत में मूल्य तो 500 रुपए था ना, और लास्ट में 700 रुपए हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत से और बिल्कुल आखिर में मूल्य बढ़ गया, है ना। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट हुआ, है ना, लाभ हुआ। तो नीचे जो टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ जो लिखा है मैंने, तो आइए कुल लाभ जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस पी माइनस सी पी लिख दिया, और जो बराबर हुआ 700 माइनस 500, और ये हमारा 200 रुपए आ गया कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट। मतलब एकदम शुरुआत का मूल्य और बिल्कुल लास्ट में जो बेचा विक्रय मूल्य उसके हिसाब से, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा। अब जो है ये इसका प्रतिशत भी देखते हैं, टोटल प्रॉफिट का प्रतिशत कैसे निकाला जा सकता है। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो टोटल प्रॉफिट है, कुल लाभ है, ये आप एम माइनस डी करके भी निकाल सकते हैं, मार्कअप माइनस डिस्काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो
मार्कअप कितना आया था हमारा 250 रुपया और डिस्काउंट कितना था 50 रुपया। तो 250 माइनस 50 कर देते हैं, ठीक है। तो 250 माइनस 50 करके फिर से वही वैल्यू आई 200 रुपया। तो आप चाहे एसपी माइनस सीपी करके निकालें या एम माइनस डी करके निकालें, टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ वो सेम ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम वही जो मैं कह रहा था प्रतिशत, ठीक है, टोटल प्रॉफिट परसेंट या कुल लाभ प्रतिशत टोटल कितना होगा, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट परसेंट या कुल लाभ का प्रतिशत हम देखेंगे तो वही एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 करना पड़ता है। तो इसमें भी नीचे जो है वो सीपी आता है, क्योंकि हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य के हिसाब से देखते हैं कि कितना मुनाफा हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका सोच के करते हैं, सीपी के रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे ही आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, एसपी की जगह 700 रख दीजिए, सीपी की जगह 500 और वैसे ही सीपी नीचे रख दिया 500 रुपया, ठीक है। तो इस पूरे को कैलकुलेट किया तो 40 होता है, 40%। तो जो टोटल प्रॉफिट परसेंट हुआ, कुल लाभ प्रतिशत हुआ, वो 40% हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ प्रतिशत निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एम और डी को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आइए वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे तरीके से टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत में मूल्य बढ़ा था, ठीक है। तो मार्कअप प्रतिशत जो है इसको हम एक तरीके का क्रमागत लाभ समझ सकते हैं, ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट समझ सकते हैं। और उसके बाद मूल्य घट गया था, प्राइस जो है कम हो गया था, तो इसको हम क्रमागत हानि या फिर सक्सेसिव लॉस मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है, ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव लॉस। तो इसमें मार्कअप जो हो रहा है, जो M% है, वो एक तरीके से समझ लिए सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्रमागत लाभ हो रहा है। और डिस्काउंट परसेंट समझ लीजिए क्रमागत हानि हो रही है। तो इससे अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो आइए उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट परसेंट या कुल लाभ प्रतिशत निकालने का ये एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें M% माइनस D% माइनस M% D% ऊपर, फिर डिवाइड बाई 100, ये पूरा प्रतिशत में ही आता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है कि आपको M की असली की वैल्यू नहीं रखनी है। ये वाली वैल्यू जैसे M की जगह 250 नहीं रखना है, आपको प्रतिशत रखना है, ठीक है। ये जो M% की जगह 50% रखना है। वैसे ही डिस्काउंट में जहां पे D% है तो वहां पे आपको ये डिस्काउंट की ये वैल्यू नहीं रखनी है स्टूडेंट्स, आपको प्रतिशत रखना है, 6.67% जो आया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी, तो अगर हम M% की जगह 50 रखेंगे क्योंकि ये 50% था, माइनस फिर डिस्काउंट परसेंट D% की जगह ये रखेंगे 6.67% था, वैसे ही माइनस M% इंटू D% डिवाइड बाई 100। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमें 40% ही आएगा इस फॉर्मूला से भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास इस केस में दो फॉर्मूला है, हर ये टोटल प्रॉफिट निकालने का भी आप इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में, इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में सेम ही वैल्यू आई है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप ये टोटल प्रॉफिट परसेंट भी अगर निकालेंगे, कुल लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे, उसमें भी आप या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ये इस्तेमाल कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि 40% दोनों फॉर्मूले से आ रहा है, 40%, ठीक है। तो मतलब टोटल प्रॉफिट परसेंट जो हुआ था, कुल लाभ प्रतिशत जो हुआ था, वो 40% ही आया था। तो स्टूडेंट इसमें आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला जो टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, इसमें 2 बार माइनस है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।